नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज हम अध्ययन करते हैं राज्य का अर्थ, मीनिंग ऑफ स्टेट। राज्य का प्रयोग अपने शाब्दिक अर्थ में अनेक प्रकार से होता है। इसका संबंध किसी स्थिति अथवा वस्तु के वर्णन से है। यह उस वस्तु की ओर इंगित करता है जो निजी स्वामित्व एवं नियंत्रण की तुलना में सरकारी है। यह सरकार का समानार्थी भी बन गया है, परंतु राजनीतिक सिद्धांत में इसका तकनीकी अर्थ है कि यह मानवों का एक ऐसा संघ है जिसमें 4 अनिवार्य तत्व शामिल हैं। ठीक है, ये जो 4 अनिवार्य तत्व हैं इसे राजनीति विज्ञान के आधुनिक तत्व भी कहा जाता है। तो पुराने जो आप राजनीतिक विचारकों के विचार देखेंगे, कौटिल्य आपके और मनु, तो उसमें आपको सप्तांग सिद्धांत देखने को मिलेगा। लेकिन आधुनिक परिभाषा के अनुसार 4 अनिवार्य तत्व बताए गए हैं: जनसंख्या, प्रदेश, शासन तथा प्रभुसत्ता। राज्य शब्द बहुत पुराना है, किंतु प्रभुसत्ता का तत्व आधुनिक युग की देन है। यूनान के लोग पोलिस शब्द का प्रयोग करते थे। ठीक है, राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे यूनानी लोग? पोलिस, नगर राज्य, जिसका निहितार्थ था नगर राज्य। और ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान उनके लिए नगर पालिका विज्ञान के समान था। सीले रोम के लोग इस प्रयोजन के लिए सिवितास तथा रिपब्लिका जैसे शब्दों का प्रयोग करते थे। पहला शब्द पोलिस, इसका अर्थ अभिव्यंजना करता है, जबकि दूसरे में न केवल नागरिकता का विचार बल्कि जन कल्याण का तत्व भी निहित है। आगे हम देखते हैं कि जो राज्य की आधुनिक परिभाषा है उसमें 4 अनिवार्य तत्वों की बात की गई है। इस पर हम विचार करते हैं। प्रथम 2 तत्व जनसंख्या और प्रदेश को अगर हम लें तो इसे हम क्या बोलेंगे? भौतिक तत्व। ठीक है, जबकि जो दूसरे अंतिम 2 तत्व हैं, तीसरा और चौथा, शासन और प्रभुसत्ता, इसको हम आध्यात्मिक तत्व कहते हैं या समझा जा सकता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है जैसे जनसंख्या, क्योंकि राज्य एक मानव संघ है, इसका निर्माण करने वाला प्रथम तत्व जनसंख्या है। मतलब जब लोग होंगे तो लोग ही क्या करेंगे? राज्य का निर्माण तो करेंगे ना। बिना लोगों के केवल भूखंड से राज्य का निर्माण तो नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे निर्जन प्रदेश हैं, निर्जन भूखंड हैं जहाँ पे लोग नहीं रहते, तो उसको हम राज्य नहीं कह सकते हैं। कितने लोगों से राज्य बनता है, यह कोई निश्चित इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, कि इतने लोग होने चाहिए तभी राज्य बनेगा। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी बहुत कम जनसंख्या है। बहुत सारे देश ऐसे हैं विश्व में, जैसे भारत और चाइना, बहुत अधिक जनसंख्या इसकी है। तो एक निश्चित जनसंख्या हम राज्य के लिए नहीं बता सकते, लेकिन क्या होना चाहिए? सबसे पहले राज्य का निर्माण होने के लिए किसकी आवश्यकता है? जनसंख्या। तो पहला जो अनिवार्य तत्व है वो क्या है? जनसंख्या। दूसरा हम देखते हैं प्रदेश। निजी भूभाग, प्रदेश का मतलब भूमि से है। निजी भूभाग के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। अब लोग तो हैं लेकिन अपनी जमीन नहीं है, घुमक्कड़, कभी यहाँ जीवन व्यतीत कर रहे, कभी वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे, कोई निश्चित ठिकाना नहीं है। तो ऐसा प्रदेश या ऐसे लोग भी राज्य का निर्माण नहीं कर सकते। घुमक्कड़ कबीलों का अपना राज्य नहीं बन सकता, क्योंकि उनका कोई निश्चित प्रदेश नहीं होता है। राज्य के प्रदेश में भूमि, जल तथा वायुमंडल सम्मिलित होते हैं। इसका समुद्री अधिकार क्षेत्र 3 मील तक विस्तृत होता है। यद्यपि कुछ राज्य 20 मील की दूरी तक दावा करते हैं। ठीक है, अब भूखंड तो ज़्यादा भी हो सकता है, जैसे हमने कहा कि जनसंख्या कम या ज़्यादा हो सकती है राज्य निर्माण के लिए, तो उसी तरीके से जो भूमि है वह भी क्या हो सकती है? कम या ज़्यादा हो सकती है। तो राज्य का प्रादेशिक अधिकार समुद्र में तैरते हुए उसके ध्वज वाले जहाज़ों तथा विदेशों में उसके दूतावासों व कार्यालयों पर भी लागू होता है। जैसा कि हम जनसंख्या के बारे में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, यहाँ भी इस बात पर बल देना चाहिए कि राज्य के प्रदेश के आकार की कोई मानक सीमा निश्चित नहीं हो सकती। प्रादेशिक आकार की दृष्टि से रूसी संघ व चीन जैसे विशाल राज्य हैं, जबकि फिजी व मॉरिशस जैसे छोटे राज्य भी हैं। शासन, तीसरा जो अनिवार्य अंग है या अनिवार्य तत्व है वह क्या है? शासन, जिसे हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट, सरकार। शासन राज्य की आत्मा है। जिस प्रकार आत्मा के बिना मनुष्य का शरीर नहीं चल सकता, उसी प्रकार बिना शासन के कोई भी राज्य नहीं चल सकता, क्योंकि शासन ही क्या करता है? कुछ नियमों को बनाता है, उनको लागू करने का कार्य और शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य, लॉ एंड ऑर्डर लागू रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा।
यह समाज की इच्छा को लागू करता है। यह असुरक्षा की स्थितियों के विरुद्ध अपने लोगों की रक्षा करता है। मतलब ऐसी कानून व्यवस्था शासन के द्वारा लागू की जाती है जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना न हो, सभी निश्चिंत होकर निडर होकर समाज में जी सकें। यदि राज्य को सभ्य जीवन की पहली शर्त माना गया तो शासन के अस्तित्व के कारण जो कानून और व्यवस्था की रक्षा करता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कि राज्य का निर्माण हुआ है, मतलब राज्य का निर्माण हुआ है तो लोग क्या है, सभ्य जीवन में जी रहे हैं, लेकिन उस राज्य को एक सभ्य राज्य बनाने का कार्य किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा। शासन वह तंत्र है जो अराजकता की स्थिति को समाप्त करता है। अब अराजकता शब्द क्या है? अराजकता मतलब जो ऐसी विचारधारा जो राज्य को नहीं मानते, जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानते। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा बच्चा उद्दंड होता है या समाज में कोई उद्दंड प्रवृत्ति का इंसान होता है, कहते हैं बहुत ही अराजक है, बिल्कुल किसी का कहना नहीं मानता है। तो ऐसी स्थिति जो राज्य के अस्तित्व को नहीं मानती और ना ही लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करती है, तो ऐसी विचारधारा क्या? अराजकता। तो लेकिन जो शासन है वह इस अराजकता की स्थिति को समाप्त करता है, क्योंकि सभी लोग अगर अराजक हो जाएंगे तो समाज में क्या हो जाएगी? अव्यवस्था हो जाएगी। कोई किसी का आदर नहीं करेगा या एक दूसरे की वस्तु को, एक दूसरे की संपत्ति को छीनते रह जाएंगे और लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। तो जो शासन है वह राज्य में अराजकता की स्थिति को समाप्त करता है। प्रशासन का ही दूसरा नाम क्या है? शासन या सरकार। ठीक है, अगर कई जगह आपका आता है कि राज्य के अंग में प्रशासन या सरकार आता है तीसरा अंग, तो उसका मतलब क्या है? शासन या सरकार से गवर्नमेंट का तात्पर्य है। यदि हम राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने की इच्छा रखते हैं तो पहले अराजकतावादियों के मत की समीक्षा करें, तो हम उस तथ्य को देख सकते हैं कि वह सार्वजनिक मामलों का प्रशासन किसी न किसी रूप में लोगों के स्वतंत्र और शैक्षिक संघों द्वारा चलाते हैं। अगर किसी राज्य को उखाड़ फेंकना है या वहाँ पे क्या करना है, उसका सर्वनाश कर देना है, तो सबसे पहले जो अराजकतावादी जो विचारक हैं उनको उग्र करना होगा, जो क्या करें, वहाँ तोड़ फोड़ करें, गुंडागर्दी करें, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाएं, दूसरे के अधिकारों का हनन करें। तो इस तरीके से किसी राज्य का विनाश वर्तमान परिस्थितियों में हो सकता है। चौथा और अनिवार्य तत्व, कई बार आपका क्वेश्चन आता है कि राज्य के चतुर्थ एवं अनिवार्य तत्व का वर्णन कीजिए। तो आप एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट में पहला जनसंख्या, दूसरा भूमि, तीसरा शासन, चौथा प्रभु सत्ता दिखाएंगे और फिर उसका प्रभु सत्ता का वर्णन करेंगे। आपका अगर आता है कि सबसे अनिवार्य तत्व, सबसे महत्वपूर्ण तत्व का विवरण दीजिए, विश्लेषण कीजिए। जैसा हम पहले संकेत कर चुके हैं, प्रभुसत्ता राज्य का विशिष्ट लक्षण है। बिल्कुल इसके बिना तो कोई राज्य राज्य कहलाएगा ही नहीं। अगर उसके अंदर प्रभुसत्ता है, दूसरे का उपनिवेश या दूसरे का गुलाम कहलाएगा। ठीक है, किसी देश के पास जनसंख्या भी है, भूमि भी है और सरकार भी है, लेकिन वह सरकार अपनी नहीं है, विदेशी है, गुलामी का जीवन जी रहे हैं, तो वह प्रभु सत्ता संपन्न देश नहीं कहलाएगा। जैसा कि भारत की स्थिति थी 15 अगस्त सन 1947 से पूर्व। जनसंख्या थी, यहाँ लोग रहते थे ना, और भूमि भी थी, भारत के अपना एक भू क्षेत्र था, और सरकार थी, किसकी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार, लेकिन प्रभुसत्ता नहीं थी। अब ये प्रभुसत्ता क्या है? यह राज्य की सर्वोच्च शक्ति है जो उसे मानव के से सभी अन्य संघों से भिन्न कर देती है। इसके आंतरिक एवं बाह्य दो पक्ष हैं। इसका यह अभिप्राय है कि राज्य के भीतर कोई ऐसा अन्य प्राधिकरण नहीं हो सकता जो इसके साथ बराबरी का दावा करे। बाह्य क्षेत्र में इसका आशय है कि राज्य हर प्रकार से विदेशी नियंत्रण से मुक्त है। तथापि यह अलग बात है कि कोई राज्य किसी राष्ट्रमंडल अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के रूप में कोई अंतर्राष्ट्रीय दायित्व स्वीकार करे। ठीक है, इसका मतलब क्या है? प्रभुसत्ता का मतलब दो अर्थों में, एक तो बाह्य क्षेत्र में प्रभुसत्ता, दूसरा आंतरिक क्षेत्र में प्रभुसत्ता। बाह्य क्षेत्र में प्रभुसत्ता हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही देख लें कि भारत प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में आप जब पढ़ते हैं, टर्म में जब आप पढ़ते हैं, तो भारत को एक राज्य भी कहा, मतलब एक जो हम राज्य की बात करते हैं तो राज्य कहा जाता है। राज्य का मतलब ये नहीं कि उत्तराखंड या यूपी से बात की जा रही है, बल्कि संपूर्ण देश की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है। बाह्य क्षेत्र में
कि वह किसी का गुलाम नहीं है, उसकी अपनी सरकार है और विदेशी संबंध बनाने के लिए या कोई निर्णय लेने के लिए या किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन में, संयुक्त राष्ट्र संघ में या कोई भी जो संगठन बनते हैं एक या अधिक देशों के बनते हैं, उसमें शामिल होने के लिए वो क्या है, खुद स्वतंत्र है। किसी के आदेश का पालन वो नहीं करता है। जहाँ पे उसको अपना हित लगता है वहाँ पे वो दूसरे देशों से अच्छे संबंध बना सकता है, जहाँ पे उसको अहित लगता है वहाँ पे वो पीछे हट सकता है। तो भारत पूर्ण रूप से प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। दूसरा, आंतरिक क्षेत्र में, मतलब अपने आंतरिक क्षेत्र में अपने देश के अंदर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी वो क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, पुलिस की व्यवस्था करता है, या बहुत ज़्यादा अगर अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो उस समय क्या कर सकता है वो, सेना को यहाँ पर ला सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। तो जो परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार निर्णय लेने के लिए भारत क्या है, अपने आप में स्वतंत्र है। तो यही शक्ति क्या कहलाती है, प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की शक्ति। मतलब ऐसा राज्य जो कोई भी निर्णय लेने के लिए, चाहे वो बाह्य क्षेत्र में हो या आंतरिक क्षेत्र में हो, तो दोनों तरह के निर्णय लेने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। अब हम देखते हैं इसके द्वारा आप देख सकते हैं कि राज्य के जो अनिवार्य तत्व है, पहला क्या है, भौतिक, जनसंख्या न कम न अधिक बल्कि बहुसंख्यक हो जो स्थायी तौर पर किसी निश्चित भूभाग में रहती हो। गार्नर क्या कहते हैं, पहला भौतिक तत्व का जो पहला तत्व है जनसंख्या है, और उसका हम ये नहीं कह सकते कि कम है ज़्यादा है, लेकिन क्या होनी चाहिए, वो स्थायी हो और बहुसंख्यक हो और एक निश्चित भूभाग में हो रहती हो। दूसरा हम क्या कहते हैं, प्रदेश, भूभाग, उतना भूभाग हो जहाँ लोग आत्मसंतुष्ट जीवन व्यतीत कर सकें, मतलब उनकी जो भी आवश्यकता है उनको पूरा कर सकें। यह जो उक्ति है ये किसकी है, अरस्तु की। बहुत अधिक क्षेत्रफल है लेकिन बहुत विकट परिस्थितियां हैं तो राज्य क्या हो जाएगा, खुद ब खुद विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, बहुत कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन कम क्षेत्र है लेकिन संतुष्ट होकर लोग जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आराम से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो राज्य राज्य बना रहेगा। दूसरा हम कहते हैं कि जो आध्यात्मिक तत्व हैं, इसमें तीसरा क्या है, सरकार। तो लॉस्की क्या कहते हैं, राज्य की आत्मा सरकार है जो राज्य की इच्छा को लागू करती। मतलब राज्य कैसा राज्य बनना चाहता है या किस प्रकार न्याय व्यवस्था या कानून व्यवस्था उस पर लागू की जाए, तो इसको लागू करने का कार्य किसका है, सरकार का है। तो यह जो उक्ति दी है ये किसने दी है, लॉस्की ने। चौथा हम देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अनिवार्य तत्व, इसके बिना कोई राज्य राज्य नहीं बन सकता। जो आगे के हमने तीन तत्व बताए हैं ये हो सकते हैं किसी भी भूखंड में, ये तीनों लागू हो सकते हैं, लेकिन प्रभुसत्ता के बिना कोई भी राज्य पॉलिटिकल साइंस की टर्म में राज्य नहीं कहलाता। राज्य के आंतरिक और बाह्य क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता को कानून के नियंत्रण में रखे। ये बोदांग ने क्या कहा, ठीक है, बोदा ने क्या कहा कि यह राज्य की सर्वोच्च सत्ता है जो क्या करे, पूरे राज्य पर नियंत्रण रखे और बाह्य दूसरे देशों से बाह्य क्षेत्रों में कोई भी निर्णय लेने के लिए यह जो प्रभुसत्ता शक्ति है यह स्वतंत्र होती है। अतः राजनीतिक सिद्धांत में राज्य के 4 अनिवार्य तत्व माने गए हैं। ऐसी स्थिति में इस शब्द की समुचित परिभाषा में इसके भौतिक एवं आध्यात्मिक तत्वों का मिलन होना जरूरी है। इसमें से अगर एक भी तत्व निकाल दिया जाए तो पूर्ण रूप से राज्य नहीं बन सकता। यह भी अपेक्षित है कि चारों तत्वों का अध्ययन ऊपर वर्णित क्रम में होना चाहिए। सबसे पहले जनसंख्या, फिर भूभाग, फिर सरकार और चौथा प्रभुसत्ता। राज्य की अनेक परिभाषाएं हैं, परंतु इस विषय में गार्नर की परिभाषा की अपनी विशेषता है कि न केवल चारों तत्वों को समाहित किए हुए अपितु इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित भी करती है और साथ ही यहाँ प्रत्येक तत्व का अर्थ स्पष्ट करने के लिए विशेषणों का प्रयोग किया गया है। यह उसके इन शब्दों से स्पष्ट है। गार्नर की जो परिभाषा है कि राजनीति शास्त्र व लोक विधि की अवधारणा में राज्य न्यूनाधिक किंतु बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समूह है, या राज्य कम से कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो स्थायी रूप से, ठीक है, जो स्थायी रूप से किसी निश्चित प्रदेश में रहता है, जो बाह्य नियंत्रण से पूर्ण या लगभग स्वतंत्र है और जिसका ऐसा संगठित या सुसंगठित शासन हो या सरकार हो जिसके प्रति निवासियों की विशाल संख्या स्वभावतः आज्ञा पालन का भाव रखती है। ठीक है, तो इसमें सारे तत्व आ गए। पहला जनसंख्या आ गया, व्यक्तियों की बात, व्यक्तियों से क्या बनेगी, जनसंख्या बनेगी। दूसरा क्या, भूभाग आ गया, और तीसरा क्या आ गया, आपका सरकार आ गया, और चौथा प्रभुसत्ता।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो विभिन्न विचारकों ने जो परिभाषा दी है तो वह क्या है, उसमें राज्य के 4 अनिवार्य तत्व बनाए गए हैं और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, प्रभुसत्ता। पहला तत्व है जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा शासन और चौथा प्रभुसत्ता। इसके अलावा भी आपको कई बार राज्य के सप्तांग सिद्धांत मनु और कौटिल्य के अनुसार दिखेगा या अन्य विचारकों के अनुसार दिखेगा, तो वो प्राचीन जो हमारी विचारधाराएं हैं उनके अनुसार है सप्तांग सिद्धांत। लेकिन जो आधुनिक परिभाषा, आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि आधुनिक विचारकों के अनुसार या राज्य के आधुनिक परिभाषा के अनुसार राज्य के 4 तत्व कौन कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। तो इसके अंतर्गत आप यही लिखेंगे कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व जनसंख्या, भूमि, शासन और प्रभुसत्ता है। और इसी क्रम में आप इसको लिखेंगे, या फिर आपके कम मार्क्स का अगर आता है तो अलग अलग भी आ सकता है। राज्य के तत्व के रूप में जनसंख्या का विश्लेषण कीजिए, या राज्य के तत्व के रूप में भूभाग का विश्लेषण कीजिए, राज्य के तत्व के रूप में शासन का विश्लेषण कीजिए, या राज्य के तत्व के रूप में प्रभुसत्ता का क्या महत्वपूर्ण योगदान है, राज्य का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रभुसत्ता का क्या योगदान है। इस तरीके से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो फ्लो चार्ट में पहले आप चारों ही तत्वों को दिखाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, आगे उसका विश्लेषण करेंगे। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।